कि उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो सामाजिक समीकरण बनाया, उस सामाजिक समीकरण ने एक सचमुच करिश्मा दिखाया। राहुल गांधी नौटंकी की राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति में गंभीरता नहीं है। मैं ये कहूँगा कि प्रियंका गांधी की राजनीति में गंभीरता है और प्रियंका की राजनीतिक समझ बेहतर है। एक बयान बहुत चर्चित रहा, कहा यह गया कि जब आपातकाल के दौरान मीडिया को झुकने को कहा गया तो मीडिया रेंगने लगी। अब इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ और सवाल खड़े किए जाते हैं। आज के दौर में गोदी मीडिया जैसे टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं और कहा जाता है कि मीडिया जो है वो सरकार के सामने नतमस्तक हो गई है। आप इन दोनों संदर्भों को कैसे देखते हैं? सारे प्रधानमंत्रियों को संविधान से कोई न कोई गिला शिकवा रहा है और उसके उदाहरण भी हैं। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान से कोई शिकायत नहीं की है अब तक। सरसंघ चालक मोहन भागवत से लेकर संघ के बड़े फंक्शनरी इंद्रेश कुमार जी का बयान आया, 5 जनवरी से लेकर ऑर्गेनाइजर तक में बीजेपी को लेकर कुछ बयान छपे, कुछ बातें छपी। उसके बाद से ये आम धारणा है उन बयानों को लेकर कि बीजेपी और संघ के बीच में सब कुछ सही नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी जगत नड्डा ने चुनाव के दौरान एक बयान दिया और बयान बुला करके पत्रकारों को दिया, अपने घर पर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 को बीते हुए 3 हफ्तों से अधिक हो चुका है। नई एनडीए की सरकार सत्र का सामना करने जा रही है, लेकिन सरकार और चुनाव को लेकर विमर्श अब भी जारी है। ऐसे में इसी विमर्श पर आज बात करने के लिए मंच पर मौजूद हैं हमारे मेहमान, बेहद वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और संपादक राम बहादुर राय जी। सर, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके परिचय पे वक्त जाया करूं, उससे अच्छा कि मैं आपसे सवाल लेता हूं। दरअसल आज जब सत्र की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले आपातकाल को याद किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल को अब 50 वर्ष होने जा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर हमला बोला। वहीं विपक्ष ने भी इस पर पलटवार किया और कहा कि मौजूदा माहौल जो है वो आपातकाल जैसा ही है। आपका इस पर क्या टिप्पणी है, खासकर आपातकाल के संदर्भ में? आपातकाल जैसा माहौल है ये एक मुहावरा हो गया है और जब से मोदी जी शासन में हैं तब से ये मुहावरा विपक्ष चला रहा है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को ये याद करना चाहिए कि आपातकाल वास्तव में था कैसा। जब इमरजेंसी लगी या लगाई गई तो भय का इतना अधिक माहौल था कि लोग ये समझते थे कि ये बहुत कभी अंधेरा मिटने वाला नहीं है। मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। मैं बनारस गया था पटना से अंडरग्राउंड काम करने के लिए और ये बात 30 जून 1975 की है। लेकिन और शाम को जब अंधेरा हो गया था तब मैं उस ठिकाने पर जा रहा था जहां हम छिपना चाहते थे। लेकिन मैदागिन नाम के चौराहे पर, जहां बगल में कोतवाली है, जहां नागरिक प्रचारणी सभा है और उसके सामने कंपनी बाग है, तो गलती से मैं मैदागिन चौराहे से कंपनी बाग की तरफ छिप करके और निकलना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि कांग्रेस के लोकसभा सदस्य सुधाकर पांडे और उनके लोग चौराहे पर बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे देखा और दौड़कर वो कोतवाली गए। कोतवाली से उनके आदेश पर तुरंत 100-150 पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं कोतवाली गया। संयोगवश कोतवाली में जो कोतवाल थे वो हमारे सहपाठी के बड़े भाई थे। जब उनको मालूम हुआ कि मुझे गिरफ्तार करके लाया गया है तो नीचे आए। उन्होंने अपना ऑफिस खाली करवाया, एक चारपाई डलवाई और मुझे कहा कि आप आराम से कुछ किताबें दे दी
और कहा कि आप आराम से रहिए, मैं ज़रा जिलाधिकारी से बात करता हूँ और बात करता हूँ कि आपकी तो कोई गतिविधि यहाँ कई सालों से है नहीं, आप तो पटना में हैं, तो आपको यहाँ गिरफ्तार करने का कोई तुक नहीं है। लेकिन उनकी एक नहीं चली और मुझे चौका घाट जेल में भेज दिया गया। चौका घाट जेल में मेरी ही तरह से लालमणि चौबे आ गए और तमाम लोग आ गए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए। एक दिन की बात है, हम लोग कुछ पढ़ते लिखते थे या फिर चावल में से कुछ कंकड़ निकालते थे ताकि ठीक से चावल बने, और गोलाकार बना करके और हम लोग चावल बिन रहे थे। मुझे मजाक सूझा, मैंने लालमणि चौबे को कहा कि भाई आप तो स्पोर्ट्समैन रहे हैं। एक देवव्रत मजुमदार थे छात्र नेता, उनको भी मैंने कहा कि आप भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो आप दोनों ये 4.5 फीट की दीवार है, फांद करके उधर जाइए और बाहर जा कर के कुछ काम करिए। मैं स्पोर्ट्समैन नहीं रहा हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। अब आप देखिए, ये छोटी सी बात, मजाक हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन ये छोटी सी बात हम में से किसी ने, जो हम लोगों के बीच में एक CID इंटेलिजेंस का आदमी था, उसने जा कर के जेलर को बताया और 5 मिनट बाद जेलर एक लंबी लिस्ट लेकर के 17 लोगों की जो बैठे हुए थे वहाँ, उनके पास आया और कहा कि आप सब लोग सेंट्रल जेल भेजे जा रहे हैं जिलाधिकारी का आदेश से। हम लोग तैयार हो गए, चलने लगे। दोपहर का भोजन छोड़ दिया। आपातकाल का डर कैसा था ये बताने के लिए मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। जब हम लोग चारदीवारी पार कर रहे थे, वहाँ 200-250 के करीब बंदी थे। सब वैसे रोने लगे जैसे कि उनका कोई माँ बाप मर गया हो, छोटा भाई मर गया हो या बड़ा भाई मर गया हो, और उनके चेहरे पर ये भाव था कि अब इस ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे। ऐसा डर था उस समय। तो आपातकाल का खौफ इसलिए था क्योंकि कानून की कोई मर्यादा का पालन नहीं हो रहा था। अगर कोई एक्टिविस्ट था, कोई अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगा रहा था, उसको गिरफ्तार करिए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया और लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो मैं ये कहूँगा कि आपातकाल जिन लोगों ने देखा है वो विपक्ष के इस कथन पर हंसते हैं। हंसते इसलिए हैं क्योंकि आज आप नरेंद्र मोदी को गाली दे सकते हैं और पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपको बोलने की आज़ादी है। एक और सवाल है, चूँकि आपने जिक्र किया कि किस तरीके से लोग आपातकाल का माहौल आपने बताया, एक सवाल और उठता है आपातकाल को लेकर। एक बयान बहुत चर्चित रहा, कहा यह गया कि जब आपातकाल के दौरान मीडिया को झुकने को कहा गया तो मीडिया रेंगने लगी। अब इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ और सवाल खड़े किए जाते हैं। आज के दौर में गोदी मीडिया जैसे टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं और कहा जाता है कि मीडिया जो है वो सरकार के सामने नतमस्तक हो गई है। आप इन दोनों संदर्भों को कैसे देखते हैं? उस समय यानी इमरजेंसी में इंद्र कुमार गुजराल सूचना प्रसारण मंत्री थे, लेकिन उन्हें हटाया गया संजय गांधी के कहने पर, और विद्याचरण शुक्ल हुए सूचना प्रसारण मंत्री। अगर आप प्रोफेसर PN धर की किताब पढ़ें, इंदिरा गांधी, इमरजेंसी एंड डेमोक्रेसी, तो उसमें आप पाएंगे कि विद्याचरण शुक्ल प्रधानमंत्री के निर्देश पर या प्रधानमंत्री ऑफिस के निर्देश पर काम नहीं कर रहे थे, संजय गांधी के निर्देश पर काम कर रहे थे। और इसीलिए इमरजेंसी में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नाम का एक शब्द निकला, यानी संविधान से इतर एक ऑफिस काम कर रहा था और वो मीडिया को डराता था। अब जैसे मान लीजिए KR मलकानी मदरलैंड के संपादक थे,
उन्होंने एक किताब लिखी है, कोई रात, आधी रात कोई दस्तक दे रहा है। KR मलकानी को इमरजेंसी घोषित होने से पहले गिरफ्तार किया गया और संभवतः पत्रकारों में वो पहले व्यक्ति हैं जिनको अरेस्ट किया गया। इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि मदरलैंड उस समय का जो अखबार था वह असहमति का अखबार था, असहमति की आवाज़ थी वो। आज भी मीडिया में असहमति की आवाज़ के लिए कोई स्पेस है। हाँ, अब मान लीजिए मीडिया ही तय कर ले कि हमको असहमति नहीं जाहिर करनी है, तो इसमें मीडिया का दोष है, मीडिया घरानों का दोष है, मीडिया के में जो लोग काम कर रहे हैं उनका दोष है। लेकिन क्या किसी ने मीडिया को ये दबाव डाला है कि आप जो है वो वही कहिए जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जो अमित शाह चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है जिसमें उन पर कोई दबाव पड़ा हो। तो इसलिए गोदी मीडिया जो शब्द है वो पोस्ट ट्रुथ जिन लोगों ने शुरू किया था 2014 में, वही लोग गोदी मीडिया की भी बात कर रहे हैं। और दरअसल गोदी मीडिया का दूसरा जो एस्पेक्ट है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि गोदी मीडिया का जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सचमुच कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि विवेक सम्मत, यानी जहाँ आलोचना करने की ज़रूरत है वहाँ सरकार की आलोचना की जाए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सरकार के पक्ष में आप खड़े हों। उसी तरह से विपक्ष के बारे में भी ये रवैया होना चाहिए कि विपक्ष अगर सही बात उठा रहा है तो विपक्ष का हमें साथ देना चाहिए। लेकिन आज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अफसोस की बात है कि एक पोलराइजेशन हो गया है, और पोलराइजेशन इस तरह से हुआ है, यानी आप इसके साथ खड़े हैं या उनके साथ खड़े हैं। तो मध्य में मीडिया को होना चाहिए और लोकतंत्र की आवाज़ के तौर पर मीडिया को होना चाहिए। मुझे ऐसा ये कहूँगा मैं कि सरकार पर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरकार ने कोई मीडिया पर दबाव डाला हो उसकी घटना नहीं है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि मीडिया सरकार की तरफ ज़्यादा झुकी नज़र आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसकी हमेशा बात होती? मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब अगर अखबार है या चैनल हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों काम कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर आप ठीक से पढ़ें, जैसे मैं अखबार पढ़ता हूँ और मैं पाता हूँ कि ये मीडिया एक संतुलन बनाने की कोशिश में है। ये बात अवश्य है कि मीडिया मालिकों ने सरेंडर किया है। और मैं ये जब बात कहता हूँ तो दरअसल इसका एक इतिहास है। इतिहास यह है कि 1989 में पहली बार मीडिया ने दरअसल राजीव गांधी को चुनाव हराया, और तब मीडिया को ये बात समझ में आई। उससे पहले कभी मीडिया को ये जो ताकत थी वो हासिल नहीं हुई थी। लेकिन 1989 के चुनाव में खास करके भाषाई मीडिया ने जो राजीव गांधी के बोफर्स के आरोपों का अभियान चलाया और विश्वनाथ प्रताप सिंह को एक ईमानदार राजनीतिक नेता के तौर पर और वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में उभारा, जिस पर कि जनता ने विश्वास किया। और उसका परिणाम ये हुआ, मैं उसको विस्तार से बता सकता हूँ आपको, कि जो विपक्ष एक दूसरे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं था, वो विपक्ष अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए भी अंततः जनता के दबाव में उसको विश्वनाथ प्रताप सिंह को नेता मानना पड़ा। कुछ उसी तरह से जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जनता के दबाव के बाद नेता माने गए और नेता चुने गए। तो लेकिन
1989 में 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जीत, यानी राष्ट्रीय मोर्चा और उसके सहयोगी दल लेफ्ट और बीजेपी की जीत, जिससे कि सरकार बनी, वो मीडिया की जीत थी। और पहली बार मीडिया ने ये साबित किया कि हम जनमत बना करके किसी प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं और किसी प्रधानमंत्री को बना सकते हैं, किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ये मैं इसको कहता हूँ कि मीडिया 89 में एवरेस्ट पर पहुँचा, लेकिन फिर एवरेस्ट से जो खिसकने की और लगातार गिरने की शुरुआत हुई वो भी 89 में ही हुई। आप ज़रा 89 के बाद मीडिया के पैटर्न को ज़रा देखिए तो संपादक नाम की संस्था मीडिया में धीरे धीरे जीरो होती गई और मीडिया मालिक स्वयं संपादक होने की तरफ बढ़ने लगे। आज अगर मैं प्रिंट मीडिया की बात करूं तो प्रिंट मीडिया में थोड़े कुछ अखबारों में संपादक हैं, नहीं तो मालिक तय करता है, मैनेजमेंट तय करता है। और मैं इसको बहुत गहराई से जानता हूं। अब इसमें मैं एक बात आपको जोड़ना चाहता हूं और एक बात सबको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें पत्रकारों का कोई दोष नहीं है। यानी पत्रकार को आज़ादी मिले तो वो अपना अच्छे से काम करेगा, निष्पक्षता से करेगा। लेकिन अगर मीडिया घराने ही भ्रष्ट हो जाएं, जैसे 2009 में हमने देखा कि पेड न्यूज़ का सिलसिला चला। अब पेड न्यूज़ के सिलसिले ने मीडिया को जिस रूप में बदला है, उसका दुष्परिणाम है कि मीडिया के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उससे हमको मुक्त होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार को जो करना चाहिए, मेरी शिकायत इस सरकार से भी है कि उसके लिए जो कदम उठाना चाहिए सरकार को, उसने नहीं उठाया है। जैसे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। राव इंद्रजीत सिंह अभी स्टेट कल्चर मिनिस्टर बनाए गए हैं। संयोग से IGNC में ही उनका ऑफिस भी बना है। 2 दिन पहले मुझे मालूम हुआ। आप सबको मैं याद दिलाता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जब वो कांग्रेस में थे तो 2012 में पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ये था कि पेड न्यूज़ पर सरकार कार्रवाई करे। उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि 6 महीने के अंदर भारत सरकार इस पर निर्णय करे और मीडिया काउंसिल बनावे। जैसे ब्रिटेन में एक प्रेस कमीशन जैसा कुछ संस्था है जो मीडिया को कंट्रोल करती है, उसी तरह से हम सब ने बहुत उस समय रुचि ली थी। मैं पेड न्यूज़ अभियान के में शामिल भी था। हमने एक छोटी सी किताब भी बनाई थी, काली खबरों की कहानी, क्योंकि मैंने देखा था कि किस तरह से पेड न्यूज़ का सिलसिला चल रहा था। बाकायदे उसकी एक प्रेस काउंसिल, एन रे उस समय प्रेस काउंसिल के चेयरमैन थे। उन लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट को, वो अंग्रेजी में थी, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके और उसकी किताब भी बनाई। हमने जो कुछ लिखा था वो भी उस किताब में। मेरी शिकायत भारत सरकार से तब भी थी और तब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। नृपेंद्र मिश्र जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पिछले 14 से 19 तक, वो ट्राई के चेयरमैन थे 2008 और 9 में। और ट्राई की रिपोर्ट और ऐसी अनेक संस्थाओं की रिपोर्ट मीडिया के अंदर जो मोनोपोली है उस पर चिंता व्यक्त करती है।
और उस पर उसको मोनोपोली को डेमोक्रेटाइज करने के लिए अनेक सुझाव उसमें आए हैं। ये अब इन सब चीज़ों को, इन सारी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार को चाहिए कि वो मीडिया काउंसिल बनाए। और मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ। प्रकाश जावड़ेकर जब इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, मुझे एक रिसर्च आर्टिकल लिखना था, तो मैंने सोचा कि ज़रा पूछ लें कि मीडिया काउंसिल की हालत, मीडिया काउंसिल के बारे में कैबिनेट का अप्रोच क्या है। मैं गया, लंबी उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे ये सूचना दी कि मीडिया काउंसिल का बिल तैयार है, कैबिनेट में कभी भी रखा जा सकता है और पारित हो सकता है। जिस दिन उन्होंने बताया उसके कुछ दिन बाद वो मंत्री ही नहीं रहे। लेकिन मैंने अपने आर्टिकल में उनका नाम लिए बगैर इस बात की एक संभावना व्यक्त की कि मीडिया काउंसिल बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गोदी मीडिया और मोदी मीडिया और तमाम मीडिया पर जो आरोप आ रहे हैं, मीडिया को अपना स्वतंत्र काम करने देने के लिए सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए। और सबसे पहला कदम यह है कि मीडिया काउंसिल बने, जो मीडिया को लोकतांत्रिक नियमों में काम करने का अवसर भी दे और उन पर अंकुश का भी काम रखे। लोकतंत्र नियम से चलता है, लोकतंत्र कानून से चलता है। लोकतंत्र नियम और नियमन दो चीज़ें हैं। आप नियम से काम कर रहे हैं और आप नियमन से काम कर रहे हैं, यानी किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क है। हम पक्षधर हैं लोकतंत्र के, और मैं ये चाहता हूँ कि लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि आपको कुछ अधिकार भी हैं और आपके कुछ फ़र्ज भी हैं, कर्तव्य भी हैं। तो वो अवसर मीडिया को मिले, इसमें जो सरकार की भूमिका है उसे सरकार को निभाना चाहिए। जी सर, नमस्कार। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर रहे हैं, आपातकाल, लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता। आजकल सर एक ट्रेंडिंग वर्ड बना हुआ है देश का संविधान। और क्या मैं आपकी इस समय पुस्तक पढ़ रहा हूँ, भारतीय संविधान अनकही कहानी। इसी से सर मेरे दिमाग में कुछ सवाल उपजे हैं जो आपने इसमें मेंशन किए हैं शुरुआत में ही। हालांकि मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन इसकी भूमिका में आप एक बात लिख रहे हैं। आपने लिखा है कि इंदिरा गांधी के समय में जो 42वां संशोधन हुआ था संविधान का, उसको आपने कहा है कि ये संविधान पर आपातकाल का प्रहार था। फिर आप आगे लिख रहे हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार ने इसमें थोड़ा सुधार तो किया, लेकिन संविधान का वह एक अधूरा एजेंडा बना हुआ है। वो अधूरा एजेंडा क्या है? ऐसा क्या है 42वें संविधान संशोधन में जिसको सुधारा जाना जरूरी है और आपके हिसाब से वो अधूरा एजेंडा है? मैं पहले इमरजेंसी की आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, क्योंकि बगैर उस कहानी के आपका जो सवाल है उसका सही जवाब नहीं मिल सकता। पर आज जब हम 49 साल बाद इमरजेंसी को याद कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या इमरजेंसी ज़रूरी थी। मैं अपने अनुभव, अध्ययन और छानबीन के आधार पर, यानी मैं उस समय जेपी आंदोलन का एक कार्यकर्ता था, बाद में पत्रकारिता में आया, तो हमने थोड़ा इमरजेंसी के आसपास की चीज़ों को, जो अब प्रामाणिक तौर पर पुस्तकों में आ गया है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को ये जानना चाहिए कि इमरजेंसी गैर ज़रूरी थी। इमरजेंसी क्यों लगी, ये बहुत संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। 12 जून 1975 एक तारीख याद रखना चाहिए, जिस दिन 3 घटनाएं हुई और वो इंदिरा गांधी के लिए सदमे की थी। सुबह 6 बजे डीपी धर, जो मास्को में भारत के राजदूत थे,
और यहाँ कुछ सलाह करने के लिए आए थे। उस सलाह के बारे में मैंने कुछ अभी नहीं कहूँगा। वो पंत अस्पताल में एडमिट हो गए क्योंकि उनको पेसमेकर बदलना था और उनकी डेथ हो गई। सुबह 12 जून 6 बजे के करीब 10:05 पर इलाहाबाद का फैसला आया जिसमें इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हो गया और शाम को 4 बजे गुजरात विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया जिसमें कांग्रेस पराजित हो गई। ये 3 घटनाएं हुई। इन 3 घटनाओं में जो दूसरी घटना है वह इमरजेंसी का कारण है। उस समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे फाली एस नरिमन, जो अभी हाल में तक जीवित थे। उन्होंने इलाहाबाद फैसले का अध्ययन किया और पाया कि टेक्निकल ग्राउंड पर इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट में हमको राहत मिल जाएगी। तो 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन जज वी.आर. कृष्ण अय्यर के कोर्ट के सामने रिट फाइल की गई और 24 जून को वी.आर. कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया। उस फैसले को मैं कहता हूं कि अर्धनारीश्वर का फैसला था। माने उसमें आधा नारी भी थी और आधा नर भी था। उस फैसले से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो रह सकती थी, लेकिन लोकसभा की उनकी सदस्यता जो चली गई थी वो चली गई। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अगर लोकतांत्रिक होती तो कहती थी कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुला लीजिए, अपना नेता चुन लीजिए और हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे और उस रिव्यू पिटीशन में अगर हम जीत जाते हैं तो आप हमको फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए, नहीं तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 24 जून को इस फैसले के आने के बाद प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्रोफेसर पी.एन. धर। मैंने पी.एन. धर का पहले भी उल्लेख किया है। पी.एन. धर ने अपनी किताब में भी लिखा है और कई किताबों में भी इस बात का उल्लेख है। खास करके सबसे प्रामाणिक जो पुस्तक है, जो रोज की डायरी जिसने लिखी है, उसका नाम है बिशन टंडन। इसी नोएडा में रहते हैं। बिशन टंडन ने प्रधानमंत्री कार्यालय से आपातकाल की डायरी 2 खंडों में लिखी है, हिंदी अंग्रेजी में छपी है। और बिशन टंडन जब बिरला फाउंडेशन में सेक्रेटरी थे तो मैं उनके पास आता जाता था। उन्होंने पहली बार मुझे वो अपनी डायरी दिखाई। मैंने कहा कि इसको छपवाइए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अंदेशा था कि फैसला उनके खिलाफ आ रहा है। जे.एन. रॉय आईबी के बड़े अफसर थे, उनको उनकी इलाहाबाद में ड्यूटी लगाई गई थी कि जगमोहन लाल सिन्हा क्या फैसला कर रहे हैं, ज़रा आप हमको बताइए। लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा ने जे.एन. रॉय को दूर ही रखा। अंततः जो फैसला आया उसके बाद 24 जून को जब कोई राहत नहीं मिली तो शाह कमीशन एक बना था इमरजेंसी की ज्यादतियों की जांच के लिए। शाह कमीशन की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है। तब के पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर और इंदिरा गांधी के दोस्त बैरिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे ने शाह कमीशन के सामने गवाही दी है कि 25 जून को यानी 24 जून के अगले ही दिन सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब के साथ से मिलने के लिए जा रही हैं। गाड़ी विजय चौक पर जब पहुंचती है तो इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे की तरफ मुड़ करके कहती हैं कि सिद्धार्थ ये बताओ, बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है। और सिद्धार्थ शंकर रे उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ समय दो, मैं
कुछ संविधान और कुछ उसके प्रावधान देख करके फिर सलाह दूंगा। यानी इंदिरा गांधी ने सोच लिया था कि इमरजेंसी लगानी है और इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लगाने के बाद पीएन धर ने बहुत ईमानदारी से लिखा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय गौड़ हो गया और प्रधानमंत्री का निवास मुख्य हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री निवास में बैठ करके संजय गांधी जो हुक्म चलाते थे वो हुक्म चलता था, इंदिरा गांधी के हुक्म नहीं चलते थे। तो आपने जो पूछा है कि इमरजेंसी में संविधान के साथ क्या हुआ, कई चीज़ें हुई। आपने जो पूछा है वो 42वें संविधान संशोधन की बात पूछी है। उससे पहले 2-3 बातें और हैं जो जाननी चाहिए। नंबर 1, जुलाई में 21 जुलाई 1975 को पार्लियामेंट बुलाई गई है और 7 अगस्त को एक पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन किया है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष आदि को के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो संविधान के साथ पहला खिलवाड़ 7 अगस्त 1975 को है और उसके बाद 39वां संविधान संशोधन है, 40वां संविधान संशोधन है, 41वां संविधान संशोधन है। जो 42वां संविधान संशोधन जिसके बारे में आपने पूछा है, उसके बारे में मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। नंबर 1 कि संविधान जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 शेड्यूल थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन ने 56 अनुच्छेदों को बदल दिया और कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड पॉलिटिकल पार्टी का एक माहौल, जो तानाशाही में माहौल बनाया जाता है, जो तानाशाही में जो परिस्थितियां होती हैं, वो संविधान के जरिए कायम कर दिया गया। संविधान का पुनर्लेखन कर दिया गया और ऐसा संविधान बना जो लोकतांत्रिक संविधान नहीं था, एक तानाशाही थोपने वाला संविधान था। आपने पूछा है कि मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने आने के बाद जो तानाशाही वाले अंश थे उसको धीरे धीरे कोशिश की कि समाप्त किया जाए, लेकिन संविधान के कई, चूँकि कि वो मिलीजुली सरकार थी, आपस में झगड़ भी रही थी, इसलिए कोई एक राय नहीं थी। दुनिया के 80-85 देश हैं जो संविधान से चलते हैं। दुनिया के किसी भी संविधान के प्रियम्बुल में संशोधन का कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान भारत के प्रियम्बुल में, भारत के संविधान के प्रियम्बुल में संशोधन करके और 2 चीज़ें जोड़ दी गई, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। इस पर संविधान सभा में बहस हुई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम जो संविधान बना रहे हैं वह किसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान नहीं बना रहे हैं, हम भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने वाला संविधान बना रहे हैं। लेकिन ये दोनों शब्द, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानने से इनकार कर दिया था, इस पर बड़ी बहस हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उन्होंने कहा कि हम संविधान को विचारधारा से ऊपर रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा चलाती है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसको इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना चाहते। लेकिन इंदिरा गांधी ने संविधान में के प्रियम्बुल में संशोधन करके
और दो शब्द जुड़वाया जो विचारधारा के प्रतीक हैं। और मैंने जो लिखा है या मेरी जो अभी आज भी मेरा मत है कि प्रियम्बुल में जो मूल प्रियम्बुल था उसे कायम किया जाना चाहिए और भारत के संविधान की जो पवित्रता है उसे बहाल किया जाना चाहिए। जी सर, ये जब मैं किताब पढ़ रहा था भारतीय संविधान उनकी कहानी, तो ऐसा लग रहा है कि इतिहास हमारे आँख के सामने से गुजर रहा है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स और बड़े महत्वपूर्ण जो भाषण हुए उसका जिक्र आपने इसमें किया है। एक सवाल ये उठ रहा है इसी की भूमिका में सर, आपने लिखा कि पीएम मोदी ने संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व बना दिया, ड्यू क्रेडिट दिया संविधान को जो दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद इस चुनाव में हमने देखा विपक्ष ने संविधान को बदल देंगे इस नैरेटिव को उठाया और इस पर चुनाव लड़ा, और आज भी जो सांसद थे वो संविधान की प्रति लेकर पहुंच गए थे। तो ये कैसे हुआ कि जो सरकार संविधान को इतना क्रेडिट दे रही है उसके खिलाफ संविधान ही एक मुद्दा बन गया संविधान को बदल देने का? क्या सरकार से कहीं गलती हुई, संगठन से कहीं गलती हुई, या ऐसी कोई मंशा है क्या कि संविधान बदला जाएगा? मंशा के बारे में मुझे मालूम नहीं है। मैं जो दूर से देख करके बता सकता हूँ उससे लगता ये है कि संविधान बदलने की मंशा तो दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, संविधान में अगर कोई ज़रूरी संशोधन हो, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुछ संशोधन हुए और वे संशोधन, उस संशोधन पर एक किताब भी आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 लॉ के छात्रों ने वो किताब लिखी है, उस पर मैंने प्रस्तावना भी लिखी है। जो संशोधन हुए हैं वो संविधान में जो यानी आज की परिस्थिति में ज़रूरी है उसके लिए हुआ है। जैसे मान लीजिए 370 के लिए संशोधन हुआ, और पहला संशोधन है EWS कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, जो भारत के समाज की एक मांग थी, उसके लिए हुआ संशोधन। ये जो संविधान बदल देंगे जो नैरेटिव चलाया गया, ये इसका कोई सच्चाई से वास्ता नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उस पर एक बड़े समुदाय में विश्वास कर लिया गया, ये छानबीन का विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये समझाने में विफल रही है कि हमारा जो नेतृत्व कर रहा है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने संविधान में 100% आस्था व्यक्त की है। संविधान का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक सारे प्रधानमंत्रियों ने, उसमें मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी शामिल करता हूँ, सारे प्रधानमंत्रियों को संविधान से कोई न कोई गिला शिकवा रहा है और उसके उदाहरण भी हैं। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान से कोई शिकायत नहीं की है अब तक। भविष्य में करे तो मैं नहीं जानता। बल्कि जब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में स्मारक बनाने का शिलान्यास कर रहे थे 2015 में, तो वहीं पर घोषणा की कि संविधान दिवस मनाएंगे। और अब संविधान दिवस मनाने से ये एक चेतना पैदा हुई है कि हाँ, संविधान हमको अधिकार देता है, संविधान हमको एम्पावर करता है। संविधान को जानने के बारे में उत्सुकता भी लोगों की है। अब इसके बावजूद एक दुष्प्रचार हुआ
और उस दुष्प्रचार का जो मेरी जानकारी है असर भी हुआ। खास करके एक बड़े समुदाय ने ये माना कि हमको संविधान से जो अधिकार मिला हुआ है वो छीन लिया जाएगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी विफलता है। और मैं आपको एक और सूचना देता हूँ कि मुझे इस बात का अंदेशा था कि संविधान इस चुनाव में मुद्दा बनेगा, और इसलिए प्रधानमंत्री के भाषणों को संकलित करके 24 या 25 पेज का एक पूर्वकथन मैंने लिखा और एक छोटी किताब बनवाई। प्रभात प्रकाशन ने उस किताब को छापा है और उस किताब का शीर्षक दिया मैंने नए भारत का सामवेद। सामवेद वह वेद है जिसको गाया जा सकता है। मैंने कहने की कोशिश की कि भारत के संविधान को नरेंद्र मोदी सामवेद का दर्जा दे रहे हैं, यानी ऐसा संविधान जो एक संगीत है हमारे लिए। और जीवन में अगर संगीत किसी के जीवन में आता है तो खुशहाली ले आता है। अब इस बात को अगर भारतीय जनता पार्टी विजुअलाइज नहीं कर पाती है तो ये उसका दोष है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि दुष्प्रचार के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता ने भरोसा किया है, इसलिए तीसरा कार्यकाल उनको मिला है। एक पर्सनल सवाल आपसे, चूँकि आपातकाल के आप अपनी यात्रा का जिक्र कर रहे थे कि कैसे आप लोग जेल में रहे, तमाम आपके साथ रहे लोग राजनीति में आ गए, बड़े बड़े नेता मंत्री बन गए और मुख्यमंत्री तक बन गए, मतलब कोई ऐसा पद नहीं रहा जो उन्होंने हासिल नहीं किया। आप क्यों पत्रकारिता के साथ डटे रहे, राजनीति में क्यों नहीं आए? मैं पत्रकार इसलिए बना क्योंकि 79 का चुनाव लड़ने का मेरे ऊपर बहुत दबाव था। आपको मालूम होगा कि जुलाई 79 में लोकसभा भंग हो गई थी और उन दिनों मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। बनारस में जहाँ रहता था वहाँ एक बड़ा चबूतरा है। सुबह सुबह लोग 100-150 लोग आ जाते थे। मैंने कहा कि ये भीड़ क्यों होने लगी, तो एक तो आते हैं मिलने के लिए। पता चला कि मेरा नाम चल रहा है, तो मैंने हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी के जो प्रधान संपादक थे, मेरा परिचय भी उनसे था, मैंने उनको पत्र लिखा और मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की। पत्रकार होने के बाद भी मुझे कई बार लोकसभा और राज्यसभा का प्रस्ताव मिला, दबाव भी था। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति जैसी है, राजनीतिक दलों का जो जिस तरह का स्वरूप है उसमें वो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अपना स्वभाव जानता हूँ और इसलिए हम स्वांतः सुखाय पत्रकारिता में हैं। सर, चुनावों के बाद जिस तरीके से सरसंघ चालक मोहन भागवत से लेकर संघ के बड़े फंक्शनरी इंद्रेश कुमार जी का बयान आया, 5 जनवरी से लेकर ऑर्गेनाइज़र तक में बीजेपी को लेकर कुछ बयान छपे, कुछ बातें छपी, उसके बाद से ये आम धारणा है उन बयानों को लेकर कि बीजेपी और संघ के बीच में सब कुछ सही नहीं है। आपने लंबे वक्त तक इन दोनों रेल की पटरियों को साथ साथ चलते देखा है। क्या आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है? मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वह एक सैद्धांतिक प्रस्थापना है और प्रभात खबर ने मुझसे फ़ोन पर बात की थी। मैंने फ़ोन पर ही उनको कुछ बताया था जो छपा भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं वह किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो एक सलाह दे रहे हैं कि चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उसके बीच में और समाज में संवाद बढ़ना चाहिए। आप भी महसूस करेंगे कि आज जो परिस्थिति है उसमें
एक तटस्थ नागरिक अगर दूर से चीज़ों को, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेगा तो वो महसूस करेगा कि संवादहीनता की परिस्थिति है। संवादहीनता की परिस्थिति नहीं रहनी चाहिए, और अगर संवादहीनता की परिस्थिति होगी तो टकराव होगा, और टकराव होगा तो समाज जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, भारत आत्मनिर्भर से होकर समृद्ध होना चाहता है, उसमें रुकावटें आएंगी। हाँ, आपने पूछा कि संघ और भाजपा में सब ठीक है या नहीं है, तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये जो दरअसल ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत नड्डा ने चुनाव के दौरान एक बयान दिया, और बयान बुला करके पत्रकारों को दिया, अपने घर पर दिया, चलते फिरते नहीं दिया। जिन पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे, एक ने 2 बार पूछा, और उनका जो जवाब था वो उस अखबार में छपा। अब ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो संबंध है वो ऑर्गेनिक रिलेशन है, लेकिन कभी ऐसा भी होता था कि आरएसएस के जो पदाधिकारी होते थे उनका कद बहुत बड़ा होता था, तो उनका कहा हुआ ही बीजेपी के लिए आदेश हो जाता था। आज परिस्थितियां बदली हैं, और इसलिए आरएसएस कहता है, भारतीय जनता पार्टी सुने न सुने ये उसकी मर्जी है, लेकिन आरएसएस अपनी बात कहेगा, और इसलिए कहेगा क्योंकि उसे समाज का प्रतिनिधित्व करना है। इसी का एक सप्लीमेंट्री सवाल है सर कि बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनज़र पिछले 10 साल में एक धारणा बनी कि पार्टी के तौर पर बीजेपी की लगातार मजबूती की वजह से संघ और बीजेपी के संबंधों का केंद्र बिंदु नागपुर से खिसक कर थोड़ा अहमदाबाद की तरफ चला गया है। क्या इन बदली हुई परिस्थितियों में जब गठबंधन की राजनीति नरेंद्र मोदी को करनी है, ये केंद्र बिंदु वापस नागपुर की तरफ लुढ़केगा? देखिए, मुहावरा ये है कि बीजेपी नागपुर से चलती है, तो वो वैसे ही है जैसे संविधान के बारे में जो दुष्प्रचार है उसी तरह से है। मैं जितना जानता हूँ वो संघ के बारे में और संघ के पदाधिकारियों के बारे में, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर कोई लोकतांत्रिक संगठन है यहाँ, और दरअसल ये लोकतांत्रिकता जो है वो हिंदुस्तान के हर नागरिक, हर व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा। आप भी अपने से सवाल पूछें तो आप पसंद करेंगे कि आपको कोई डिक्टेट ना करे। अगर कोई आदेश देता है तो आप जैसी परिस्थिति होगी वैसा करेंगे, लेकिन मन में कहेंगे कि ये जो हमको गलत आदेश दे रहा है। आरएसएस में मेरा अनुभव है सामाजिक जीवन का, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं माओवादियों को भी जानता हूं, मैं कांग्रेस को भी जानता हूं, मैं बीजेपी को भी जानता हूं, और मैं आरएसएस को भी जानता हूं। और इन सब की तुलना में अगर कहें तो आरएसएस सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक संगठन है। इसके मैं कई उदाहरण दे सकता हूं आपको। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उन्नीस 1977 में आरएसएस के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस थे।
वो चाहते थे कि मुसलमानों को शाखा में आने का हम निर्णय करें, और प्रतिनिधि सभा में उन्होंने ये प्रस्ताव स्वयं रखा और प्रतिनिधि सभा ने उसको नकार दिया। जो लोग ये कहते हैं कि सरसंघ चालक आदेश देता है और आरएसएस मानता है, उन्हें ये जानना चाहिए कि ये सरसंघ चालक को आरएसएस ने नकार दिया, फिर भी वो सरसंघ चालक बने रहे। उन्होंने संघ का नेतृत्व किया। उसी तरह से अभी जो आरएसएस का हेडक्वार्टर तो नागपुर ही है। अहमदाबाद जो हेडक्वार्टर बनने की बात आप सोच रहे हैं, वो किसका हेडक्वार्टर बनेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आरएसएस का हेडक्वार्टर तो नागपुर ही है और नागपुर ही रहेगा। हाँ, और मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो मोहन भागवत जी का व्यक्तिगत मत नहीं है। मैं मोहन भागवत जी से परिचित भी हूँ, उनसे मिलता हूँ कभी कभार, और मैं उनकी कार्यशैली जानता हूँ। उन्होंने जो बोला है वह आरएसएस के उनकी टीम का मत है, यानी संघ ने एक सुविचारित फैसला किया है कि उनको वे बातें भी कहनी चाहिए जो उचित है। सर, आप राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? कितना सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं? राहुल गांधी नौटंकी की राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति में गंभीरता नहीं है। मैं ये कहूँगा कि प्रियंका गांधी की राजनीति में गंभीरता है और प्रियंका की राजनीतिक समझ बेहतर है। मान लीजिए वायनाड से प्रियंका जीत करके आएगी तो आप लोकसभा में भी देखेंगे कि पॉलिटिकल शार्पनेस जो प्रियंका गांधी में है उसकी तुलना में राहुल गांधी कहीं ठहरते नहीं हैं। मैं ये कहूँगा कि घुटने के नीचे आते हैं। और राहुल गांधी, दुर्भाग्य की बात है कि माओवादियों के चंगुल में फंस गए, शहरी माओवादियों के। आज ये यथार्थ है कि जो जंगल में माओवादी हैं वो मेन स्ट्रीम में लौटना चाहते हैं, और शहरों में जो माओवादी हैं वो उनको जंगल में सड़ाए रखना चाहते हैं, ये इस भरोसे पर कि किसी दिन हमारा भी दिन लौटेगा। अब राहुल गांधी उनकी सलाह पर उनके जुमले बोल रहे हैं। राहुल गांधी एक स्वस्थ विपक्ष का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी, हम लोगों की तरफ एक किस्सा कहा जाता है दाढ़ो रानी का, यानी एक महिला ऐसी थी जो अपने पति की सलाह पर, वो कोई सलाह देते थे तो उसका उल्टा करती थी, तो उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कहा कि पानी में नहीं जाना है, तो जा कर के वो पानी में डूब गई। राहुल गांधी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी की राजनीति में आप देखेंगे तो तथ्य नहीं है। राहुल गांधी की राजनीति में आज की परिस्थितियों का कोई ठीक विश्लेषण नहीं है, और कोई ऐसा खोजेंगे सूत्र, उनके भाषण कितने देर के होते हैं, और उन भाषणों में मैंने बहुत गंभीर, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं एक प्रोफेसर से मिलने के लिए गया था, क्योंकि मेरी डीकोलोनाइजेशन पर में हमारी रुचि है, और मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोगों को उपनिवेशीकरण के अभियान में शामिल होना चाहिए, और भारत अगर आगे बढ़ना है तो उसको कॉलोनाइजेशन के जो सूत्र हैं उसको समाप्त करना चाहिए। मैं ये समझने के लिए एक प्रोफेसर के पास गया था, तो बातचीत में राजनीति की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मैं सुनता हूं तो मुझे हंसी आती है। लेकिन इसके बावजूद
जो 2024 के चुनाव के जो नतीजे आए उसमें जो बदलाव हुआ है उसका काफ़ी हद तक क्रेडिट राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को दिया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को नहीं दिया जा रहा है, हम लोग दे रहे होंगे, ये बात अलग है। जो बदलाव आया है, आप ज़रा कांग्रेस की सफलताएं देख लीजिए ठीक से, तो आपको समझ में आएगा कि बदलाव दरअसल कैसा है। ये बात सही है कि कांग्रेस ने इस बार दो काम किया। पहला, उस मानसिकता से वो निकले कि हम विकल्प दे सकते हैं और विपक्ष को अब जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें दुर्घटनाएं हुई। दुर्घटनाएं राहुल गांधी के कारण हुई और अगर उनके सलाहकार ठीक होते तो दुर्घटनाएं नहीं होती, तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। लेकिन एक गठजोड़ किया। लेकिन आप ज़रा गौर करिए, इसमें छल का तत्व भी था। छल इस अर्थ में था कि उस गठबंधन ने ये घोषित नहीं किया कि हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। खड़गे साहब बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे या कोई और बनेगा, कई दावेदारियां थी। लेकिन इस नतीजे से राहुल गांधी की सफलता नहीं जाहिर होती है। इस नतीजे से जाहिर होता है कि क्षेत्रीय पार्टियों में उभार आया है और क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में मजबूत हुई हैं। इस खास करके उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो सामाजिक समीकरण बनाया, उस सामाजिक समीकरण ने एक सचमुच करिश्मा दिखाया और वो उस करिश्मे का आप ज़रा असर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी जो 80 पार कर रही थी वो 34 पर रुक गई। ये और उसका कारण ये है कि अखिलेश यादव ने अपने अनुभवों से और दूसरा जो उनको सामाजिक समर्थन मिल रहा था, आप सब लोगों को मालूम होगा कि चुनाव से पहले उनको एक बड़े समूह ने ये बता दिया था कि आप कांग्रेस के साथ तालमेल करेंगे तभी हम आपको के साथ रहेंगे, आप मुलायम सिंह नहीं हैं। और उनके डिक्टेट पर अखिलेश यादव ने ये समझौता किया और कांग्रेस को 7 सीटें दी, 7 या 17 सीटें दी, 17 सीटें दी और वो 6 जीत करके आए। तो कांग्रेस की सफलता इसमें वैसी नहीं है जैसी कि अभी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। हाँ, ये ठीक है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विपक्ष की वो बन करके आई है, 100 सीटें उसको मिली है और ये रफ्तार रहेगी तो एक स्वस्थ लोकतंत्र का विकास होगा। तो फिर बीजेपी की जो सीटें घट गई बहुमत से नीचे, उसके पीछे क्या वजह रही होगी? बीजेपी की सीटें 63 के करीब घटी हैं, जबकि बीजेपी ये मानकर चल रही थी जहाँ तक मेरी जानकारी है, बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि उसको 50-60 सीटें कम होंगी और 60-70 सीटें दूसरी जगहों से आ जाएंगी। जहाँ से आने की उम्मीद थी, जैसे बंगाल, वहाँ उसकी सीटें कम हो गई, महाराष्ट्र उसकी सीटें कम हो गई। तो बीजेपी
बीजेपी की जो सीटें कम हुई है उसमें मेरा विचार जो है वो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, यानी एक जाट पट्टी में बीजेपी हार गई है। इसलिए हार गई है क्योंकि उस जाट बेल्ट ने 2015 के और उसके बाद के कृषि कानूनों को अपने खिलाफ माना है। यानी कृषि कानूनों का को किसानों ने स्वीकार नहीं किया। और ये बात जब अरुण जेटली जीवित थे तो अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री को ये सलाह दी थी कि आप कृषि कानून वापस लीजिए। दूसरी बार जब फिर कृषि कानून आया है तो कोई कैबिनेट में ऐसा अरुण जेटली नहीं था जो प्रधानमंत्री को सलाह दे सके। बहुत दिनों बाद, लंबे समय बाद वो कानून वापस लिए गए, कुछ समझौता हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जो किसानों के बीच से हैं, अब कृषि मंत्री होकर के आए हैं, तो वो अब इसको ठीक से इस मसले को हल करेंगे। लेकिन कृषि कानून बीजेपी के खिलाफ गया है और उसी तरह से कुछ और कानून हैं और फैसले हैं जिसको उसकी समाज ने स्वीकार नहीं किया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि बीजेपी की सीटें घटी। सर, आपके नज़रिए में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? इंडिया गठबंधन का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस उनको कितना जोड़ करके रखती है। अगर कांग्रेस उनको जोड़ करके रखेगी तो इंडिया गठबंधन बना रहेगा और अगले चुनाव में वह चुनौती देगा। सर, हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजों में बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बनाती हुई दिखी। हालांकि सहयोगियों के दम पे उसने सरकार बना ली, लेकिन फिर भी इसे गठबंधन की राजनीति में पसोपेश की स्थिति दिखाई जा रही है कि बीजेपी पहले जैसे पहले की 2 बार की सरकारों में जैसे 370 पे उसने फैसला किया या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, वो अपने एजेंडे में सफल साबित हुई। तो इस सरकार से कई उम्मीदें की जा रही थी कि जब मोदी 3.0 सरकार आएगी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, समान नागरिक संहिता, न्यायिक सुधार जिसमें कोलेजियम है प्रमुख रूप से, इनमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे या फिर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। तो क्या ये गठबंधन की जो सरकार है मोदी की 3.0, इसमें गठबंधन की वजह से सरकार पीछे ढकेलती हुई नज़र आएगी या फिर अपनी यथास्थिति में बनी रहेगी? मैं जहाँ तक देखता हूँ, ये बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, ये सही है, लेकिन बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही थी। बीजेपी एनडीए का नेतृत्व कर रही थी और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। तो बीजेपी की पराजय हुई होगी, लेकिन एनडीए जीता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता हैं। अब जो एजेंडे की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो एजेंडे थे घोषित, 3 एजेंडे थे, तीनों पूरे हो चुके हैं। अब ये जो आगे जिनका जिक्र किया 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसी तरह से एनजेएसी को भी कह सकते हैं। तो एनजेएसी के बारे में पहले मैं आपसे बात करूं। एनजेएसी 2015 में सर्वसम्मत निर्णय है वो, यानी वो केवल सरकार का फैसला नहीं है, पूरी संसद का वो आम राय से किया गया संविधान संशोधन है। आमतौर पर जितने संविधान संशोधन हुए हैं वे 2/3 बहुमत की जहाँ ज़रूरत होती है, राज्यों के समर्थन की जहाँ ज़रूरत होती है,
उस शर्तों को पूरा करके और संशोधन होते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि एनजेएसी ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेफ्ट भी शामिल है और बीजेपी भी शामिल है। तो एनजेएसी को अगर फिर से वो लागू करना चाहें तो उसमें कोई अड़चन नहीं है। अच्छा, मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एनजेएसी का एक इतिहास है। मैं उस एनजेएसी के बारे में मैंने बहुत अध्ययन किया। इंदिरा गांधी की तानाशाही से सुप्रीम कोर्ट जो है त्रस्त था। उसकी प्रतिक्रिया में कॉलेजियम प्रणाली शुरू हुई और 3 जजेज केसेस कहलाते हैं। तो 3 जजेज केसेस, एक पहला जजेज केस है 1983 का, दूसरा जजेज केस है 1993 का। ये जो 3 जजेज केसेस हैं उसको तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1966 में पहली बार जस्टिस मधोलकर ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात उठाई थी। क्यों उठाई थी? क्योंकि सज्जन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसको इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके बदल दिया। गोलकनाथ के बारे में जो फैसला किया उसको संविधान संशोधन करके बदल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट डरी हुई थी बाकायदे। और उसके बाद 1973 में 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की बेंच थी। उसमें पूरी बेंच बटी हुई थी, लेकिन और उस बेंच का नेतृत्व उस समय के चीफ जस्टिस सिकरी कर रहे थे। उसमें एक सदस्य ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की। और बेसिक स्ट्रक्चर की बात क्यों की? क्योंकि नानी पालकीवाला ने आर्गूमेंट के दौरान कहा कि आप ये तर्क छोड़ दीजिए, आप कानून छोड़ दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बेंच से उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए जो ये कहे कि हम भारत के प्रियम्बल को बदल देंगे, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, हम तानाशाही स्थापित करेंगे, तो क्या आप इसको मूल संविधान को ऐसे ही रहने देंगे? नानी पालकीवाला का जो व्यक्तित्व था, जो उनकी हैसियत थी कानूनी, वो बड़ी थी। नानी पालकीवाला ने इंदिरा गांधी का मुकदमा लड़ा, लेकिन जब इमरजेंसी थोपी तो नानी पालकीवाला ने कहा कि हम आपका मुकदमा नहीं लड़ेंगे। बेंच ने नानी पालकीवाला के तर्क को ठीक माना, तो इसलिए एक सदस्य ने एक वाक्य लिखा है केशवानंद भारती के फैसले में। 770 पेज की वो रिपोर्ट है, माने पूरी एक किताब है। उस रिपोर्ट में केवल एक वाक्य है, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। आज तक बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कभी परिभाषित नहीं हुआ, और जिस बेंच को जो मन में आता है वही बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जिस आधार पर अभी गंगोपाध्याय जो जीत करके लोकसभा में आ गए हैं, जिस आधार पर गंगोपाध्याय को उन्होंने उनकी बेंच से हटाया, उसी आधार पर उनको उस बेंच का नेतृत्व नहीं करना चाहिए था जिसमें उनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन उन्होंने किया। तो एनजेएसी से ज़रूरी इसलिए है
क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को संविधान में जजों की नियुक्ति का अधिकार है और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री। लेकिन अब जजों की नियुक्ति जज स्वयं कर रहे हैं। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता, न्यायपालिका की साख पर सवाल है। उसको स्थापित करने के लिए एनजेसी था और वो एनजेसी आता है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। जहाँ तक आपको ये लगता है कि जो एनडीए के साथी हैं वो बहुत दबाव बनाएंगे, तो एक राजनीति का विद्यार्थी होने के कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि एनडीए वैसे ही है जैसे भाजपा, और भाजपा का नेतृत्व जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे वैसे ही वो एनडीए का भी नेतृत्व करेंगे, क्योंकि एनडीए के जो दो पार्टनर हैं, एक जनता दल यू और दूसरे तेलुगु देशम, दोनों की अपने अपने राज्य में रुचि है। ये दिल्ली में जो रुचि उनकी कम है और उनके राज्य में जो जिस बात में उनकी रुचि है उस काम में प्रधानमंत्री की भी दिलचस्पी है। तो दिलचस्पी का टकराव नहीं है और इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आरक्षण को लेकर सर बात चल रही है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के 65% आरक्षण वाले फैसले को रद्द कर दिया। उसने इसके पीछे का रीजन समानता का अधिकार बताया। तो उस आरजेडी पार्टी से राज्यसभा सांसद मनोज झा कहते हैं कि हमें 9वीं अनुसूची में शामिल करके राज्यों में आरक्षण को बढ़ाना चाहिए। तो सर, क्या 9वीं अनुसूची में शामिल करने का विकल्प सही है एक तरीके से, जिससे तमिलनाडु में 69% का आरक्षण लागू है? मैं आपको इस सवाल के लिए धन्यवाद देता हूँ। उसका कारण यह है कि 9वीं अनुसूची को पर आपने पूछा है और मैं आपसे कहूँगा और जिनकी भी संविधान में रुचि है उनसे कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू ने एक तरीका अपनाया, संविधान में चोर दरवाज़ा खोला। 9वीं अनुसूची चोर दरवाज़ा है। मूल संविधान में 8 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची इसलिए बनाई गई कि जवाबदेही न रहे और सरकार जो चाहती है वो कर ले। तो आप ज़रा 9वीं अनुसूची का इतिहास देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए कि 9वीं अनुसूची में ज़्यादा एडिशन न हो। एक आखिरी सवाल, आपने एक लंबी बातचीत की हमारे साथ, ये बातचीत आपको कैसी लगी? जो आपने सवाल पूछे वो अच्छे सवाल थे और मैंने कोशिश की उसका जवाब देने के लिए, इसलिए मैं कहूँगा कि बातचीत अच्छी रही। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ दर्शकों को एक और जानकारी की लगातार इसी तरीके से मंच पर एक एक करके नई शख्सियत के साथ हम बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए मंच। नमस्कार।